नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन का सीटेट का पेपर जो कि 2019 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस करेंगे ये आपके 2019 के 19 में जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था तब ये पेपर आया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल यानी केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत में 19:45 का मतलब है कि शाम के 7 बजे, 7:45, आप इसको 7:45 मानिए, जिस तरह हम 12 आवर्स में काउंट करते हैं। शाम के 7:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को वह 11:45 मतलब सुबह के 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के लिए बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल पूछी है। फ्रेंड्स, हमें निकालना है इसमें चाल पूछी गई है और ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन चाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। हम सभी जानते हैं दूरी बटे समय, चाल निकालने के लिए होता है दूरी बटे समय। अब दूरी हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में 2120 किलोमीटर, लेकिन समय हमें नहीं दिया हुआ। समय हमें इसमें से काउंट करके मतलब कैलकुलेट करके निकालना है और उसके बाद फिर हमें चाल निकालनी है। तो समय कैसे निकालेंगे? देखिए, वह ट्रेन सूरत से बैठा 19:45 यानी 7:45 पे बैठा वो शाम को, और 29 तारीख को बैठा है। तो मतलब 29 तारीख की रात को 12 बजे तक टाइम काउंट कर लीजिए। 29 तारीख की रात को 12 बजे तक मतलब है 7:45 मतलब 8 बजने में 15 मिनट थे, तो 15 मिनट ये और 8 से 12 4 घंटे वो, तो 4 घंटे 15 मिनट ये हो गए आपके। फिर पूरी 30 तारीख मान लीजिए, क्योंकि नवंबर का महीना 30 का महीना होता है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। 7:45 से 8, तो 7:45 से 8 बजे तक 15 मिनट ही हो गए। 15 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 15/60 हो जाएगा। उसके बाद 8 से 12 यानी 29 तारीख का पूरा 4 घंटे रह गए। उसके बाद 30 तारीख के कितने? 24 आवर्स। और उसके बाद 1 तारीख को सुबह 11:45 पे, तो यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, तो 11 घंटे ये और 45 मिनट ये, तो 45/60। तो इस तरह ये टाइम निकल जाएगा। इस पूरे को आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा? ये आपका आएगा 160/4 आएगा, और इसको निकालेंगे तो ये आएगा 40 घंटे। तो ये 40 घंटे आपका समय निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें दिया हुआ है इसमें 2120 किलोमीटर इसमें दूरी है। दूरी बटे समय होता है, इसको 40 से डिवाइड कर देंगे। 2120/40, 0 से 0 कट जाएगी, और जब 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आंसर बी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी या गाजर चुकंदर मूली? मतलब कौन सा एक समूह जिसमें जड़ हैं और जो खाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाजर, चुकंदर और मूली। ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गाजर, चुकंदर और मूली, क्योंकि इन तीनों की जड़ें ही खाई जाती हैं। बाकी आलू का या अदरक का तो तना खाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, कहाँ पाया जाता है? आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे, हम में से बहुत से बच्चे रेगिस्तानी ओक का नाम सुन के रेगिस्तानी समझ के अपना राजस्थान या रेगिस्तान ही कराएंगे, तो ये गलत है। ये रेगिस्तानी ओक जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, नीपेथिन्स एक पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीपेथिन्स एक पौधा है, एक मांसाहारी पौधा है, ध्यान रखिएगा। इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं आपको और फिर आपको बताना लास्ट में कौन सा सही है। ऑप्शन है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ होता है, तो ये सही है। इसके बाद है, यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और फोर्थ है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको फिर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है इसमें मतलब कूट दिए गए ए और बी, ए और सी, बी और डी या ए बी सी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी हो जाएगा, ए और बी। ए बी का मतलब कौन कौन से सही हो जाएंगे? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है, ये सही है। और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसकी मुंह पर एक पत्ती से ढका हुआ होता है, तो ये ऑप्शन इसके सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? मतलब दांडी से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, सभी को पता है। ये भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सभी जानते हैं दांडी यात्रा कहाँ की थी महात्मा गांधी ने? तो गुजरात में की थी। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन को देख के बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस का लेवल ऐसे पहले हुआ करता था, अब नहीं होता ऑनलाइन एग्ज़ाम में। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में सेम यही लेवल होता है। सिर्फ एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर देता है और लैंग्वेज से ही हमें क्वेश्चन टफ और इजी लगता है, लेकिन लेवल जो होता है वो यही है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टफ आते हैं और कुछ बहुत ही इजी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वर या तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो ये कौन सा होगा? मियादी बुखार। जो सिनकोना पेड़ की छाल से जिसका इलाज किया जाता है वह होती है मलेरिया, ध्यान रखिएगा, मलेरिया। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये डायरेक्शन का, दिशा का प्रश्न है। एक प्रश्न आपको डेफिनेटली इस तरह का मिलेगा, एक प्रश्न दूरी और चाल से और एक प्रश्न दिशाओं से। ये प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में, ईवीएस में। किसी डॉक्टर का घर एक एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पे जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पे जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह अपने वाई पर अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? फ्रेंड्स, आपको जब ये क्वेश्चन आता है ना तो ये ऐसा लगता है कितना टफ और डिफ़िकल्ट है, बट यकीन मानिए बहुत बहुत ईजी होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इस क्वेश्चन में ना क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है ना ऐसे आप उंगली से बनाते जाइए, आपका क्वेश्चन झट से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, किसी डॉक्टर का अगर एक्स पर स्थित है, एक्स मान लीजिए कहीं भी एक्स है ये, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि उसका अस्पताल वाई पर है। अब हमें नहीं पता कि वाई कहाँ पे है और वो कह रहा है कि उसके वाई मतलब घर जाने का कोई सीधी सड़क नहीं है। तो वो क्या करता है, पहले वो ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में स्थित है। पूर्व, हम देखिए हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। पूर्व हमारे इधर होता है, हम तो इधर चल देंगे, हम ए आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि वो फिर ठीक बी पर जाता है और बी कहाँ है? दक्षिण में। दक्षिण हमेशा नीचे है तो हम नीचे आ जाएंगे, ये बी आ गया हमारा। उसके बाद वो कहता है कि सी पर जाते हैं जो पश्चिम में, पश्चिम इधर होता है तो इधर आ जाएंगे, ये बी के बाद ये सी आ गया हमारा। और उसके बाद कहता है कि फिर वह अंत में वाई पर चला जाता है। अब वाई कहाँ है? तो वाई उत्तर में है, और उत्तर कहाँ है? इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तर आएगा, तो ये वाई आ गया, ठीक है। अब वो वाई की डायरेक्शन पूछ रहा है, इसकी हमें डायरेक्शन बतानी है कि क्या है। तो ठीक है, सबसे एक तो लास्ट में ध्यान रखिएगा कहाँ पे आया था, वो उत्तर में आया था, ठीक है। और
लास्ट में कहाँ पहुंचा है, वो उत्तर में पूछा, तो उत्तर होगा ही होगा। और उसने क्या कहा था लास्ट में कि वो पश्चिम में जाता है, तो पश्चिम में है। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो चेराव नाच कहाँ के लोगों का होता है, मिजोरम का होता है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। देखिए ये क्वेश्चन जिन लोगों को मैप की नॉलेज है, जिन्होंने अपने इंडिया का मैप ध्यान से देखा है और देखा है कौन सी स्टेट कहाँ पड़ती है, तो वो उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन जिन्हें नहीं पता कि मतलब कौन सी स्टेट कहाँ पड़ती है और उसके पास कौन सा राज्य पड़ता है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट नंबर है। और एक नंबर है, मतलब मानो इस तरह क्वेश्चन फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो तमिलनाडु हमें पता है साउथ में सबसे नीचे पड़ता है, और उसके आसपास पूछा है तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए ऑप्शन से निकाल देते हैं हम कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र तमिलनाडु के पास नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ भी तमिलनाडु के पास नहीं पड़ता, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इन दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा कर्नाटक से पहले केरल ज़्यादा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं। उड़ीसा भी इसके पास नहीं पड़ता, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बीच में आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ से है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है अवलोकन तथा वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि क्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़े और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ऑप्शन सी है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो देखिए इसमें जो पूछा गया है कि एनसीएफ के द्वारा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए एक विषय है जो क्या संकलित करता है, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। इसमें बोला गया है कि कक्षा 3 से लेकर 5 के अंदर जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसमें बच्चों को क्या चीज़, मतलब ईवीएस सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन के अंदर पढ़ाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। कक्षा 3, 4, 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन में पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है, तो उसका जो हो जाएगा सही आंसर वो कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। मतलब कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन जो है भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह क्या इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो सही आंसर हो जाएगा
आप बताइए इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा। आप अपना अपना चेक करते चलिए, अपने आंसर साथ में देखते चलिए कि आपके कितने आंसर सही बैठ रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उप प्रकरण है, मतलब कौन सा जो पर्यावरण अध्ययन है इसके थीम दिए हुए हैं, उपक्रम दिए हुए हैं, प्रकरण दिए हुए हैं और इसमें उसके भी उप प्रकरण दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा उप प्रकरण है, परिवार मित्र, भोजन, जानवर या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जानवर, ये इसका उप प्रकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। वांछनीय गतिविधि बोला गया है, शिक्षक के लिए पूछा गया है। विभिन्न कक्षा में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना या केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित करना। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। इसमें कूट दिया हुआ है ABC करके, तो आपको सही बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें जो सही हो जाएगा, देखिए बच्चों का सक्रिय भाग लेना बिल्कुल सही है, बच्चों को समुदाय का सदस्य होना ये भी बिल्कुल सही है, और साथ में जिसका पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ABC। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को EVS को सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है किस तरह से, वृत्तांत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या या शिक्षा के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो ये भी इसमें भी क्वेश्चन में कूट दिए हुए हैं ABCD करके, तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा वृत्तांत और कहानियों के द्वारा। A और B ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों को जानवरों का अवलोकन कराता है और फिर उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ये ऑप्शन है इसमें ABC करके, इसमें भी कोड दिया हुआ है A और C, केवल B या ABC। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा वो यही रहेगा, तीनों ही सही है इसमें ABC। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ABC सही ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। या फिर समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए ABC, इसमें भी कोड दिया हुआ है कि कौन कौन सी ऑप्शन जो हमने पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन में सही है। तो फ्रेंड्स सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा B और C। B यानी कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्ष में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका जो कोड सही हो जाएगा वो हो जाएगा B और C, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा B और C। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली साधन बोला गया है। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा ओनली कक्षा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, B और C। A, B और C हो जाएगा इसमें। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र, ये जो है पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली
संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसमें होता है ज्ञात से अज्ञात। हमेशा ज्ञात चीज़ों के बाद ही अज्ञात चीज़ों को बच्चों को सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन नहीं है, आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, कर्म निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो रचनात्मक आकलन का पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण तो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आएगा। ये किस में आएगा? ये योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। आकलन के संकेतों का उपयोग या बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन। इसमें बोला गया है कि मतलब बच्चों का आकलन कर रहे हो तो क्या ऑप्शन में जो ऑप्शन है इसमें क्या चीज़ गलत है जो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए आकलन के लिए। तो ये होगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना। मतलब बच्चों ने उत्तर दिया, आपने सही और या तो सही है या गलत है, इस तरह आप आकलन कर रहे हो तो ये आपका तरीका गलत है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से एक फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चे इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक मतलब ये एक क्रियाकलाप एक्टिविटी करवा रही है, इससे वो काफ़ी कुछ सिखा सकती है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टीचर को? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है और बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें यही हो जाएगा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को कहती है, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए और इस सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है ये बताना है। मछली, कौवा, घड़ियाल या कछुआ। इन 4 ऑप्शनों में तो फ्रेंड्स इसमें कौवा अलग है, कौवा एक उड़ने वाला पक्षी है और मछली, घड़ियाल और कछुआ ये तीनों पानी वाले रहने वाले जीव हैं, तो ये इनसे अलग है। अगला क्वेश्चन है जो हमें मैच करना है। एक तरफ आपको शहर दिए हुए हैं और एक तरफ आपको अत्यधिक पसंद का भोजन दिया हुआ है। हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा। हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा। साथ में ऑप्शन है साइड में, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली या पकाया हुआ सांप। तो फ्रेंड्स इसको हमें मैच करना है और फिर कूट के हिसाब से आंसर देना है। तो हांगकांग बताइए, हांगकांग कहाँ मैच करेगा? तो हांगकांग होता है पकाया हुआ सांप। उसके बाद केरल है, तो केरल में ध्यान रखिएगा उबला हुआ टैपियोका, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ये कई बार आता है क्वेश्चन। उसके बाद है कश्मीर, कश्मीर जाता है सरसों के तेल में बनी मछली और गोवा होगा नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली। तो ये इस तरह ऑप्शन मैच हो जाएंगे। फर्स्ट का फोर हम उसमें देख लेते हैं ऑप्शन में, कूट में फर्स्ट का 4 और सेकंड का फर्स्ट। तो फर्स्ट का 4 और सेकंड का फर्स्ट, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पक्षियों को कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? पक्षियों की कौन सी प्रजाति है जो अपने झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है? कुल्लू नहीं है, ये उल्लू होगा यहाँ पे, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैना। अगला प्रश्न है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, ये सही है। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। फिर थर्ड है लेह में पत्थर के 2 मंजिलों पर बनाए गए घर हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ये घरों के तरीके टाइप्स दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। कोट में देना है ऑप्शन A, B, C करके। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A और C, यानी कि तीसरा जो लेह वाला दिया हुआ है, पत्थर के घर 2 मंजिल बनाए जाते हैं, और राजस्थान वाला, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल
सही है, ए और सी। बी वाला जो है गलत है, क्योंकि बी वाला हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभों पर घर नहीं बनाए जाते। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में एक कथन दिए हुए हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो ये सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियाँ खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और फोर्थ है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथीनी ही सभी फैसले लेती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा सही है। आपको कोड दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो मैं बता देती हूँ आपको, इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है गलत है, क्योंकि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम नहीं आएगा, या 100 किलोग्राम आएगा। 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन 1, 3 और 4 जो कूट में होगा वो 1, 3 और 4 जो कूट में होगा वो आंसर सही होगा। तो 1, 3, 4 कौन सा है इसमें? 3, 4, 1, हाँ जी ये होगा सी वाला, 3, 4, 1 का ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। ये 2019 का सीटेट में आया हुआ पेपर है, ईवीएस के 30 क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कमेंट या कोई सुझाव हो वीडियो रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।